नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है 10 बजे की 10 खबरों का। तो चलिए विस्तार से आपको खबरें बताते हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में अपने आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इस ऐलान के मद्देनजर सोमवार को केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए भारत बंद के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। इसके अलावा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना और कोई भी अप्रिय घटना न होने देने के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया है। बता दें कि किसान संगठनों के मुताबिक 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक भारत बंद होगा। इस दौरान सभी दुकानें और कारोबार बंद रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी, लेकिन शादी के कार्यक्रमों को बंद से छूट दी गई है। एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को भी छूट रहेगी। हालांकि इस दौरान मीडिया के अलावा सभी आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। पूरे भारतवर्ष में हमारे 22 राज्यों में हमारा संगठन है। 22 राज्यों में भी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रत्येक जिले पर और किसानों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया, लेकिन एक दिन पहले ही राजनीतिक दल इसके लिए मोर्चा संभालते दिखे। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने कृषि कानूनों के मसले पर किसानों के समर्थन में बातें कही हैं। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। आज समाजवादी पार्टी ने तय किया था, समाजवादी पार्टी का फैसला था कि पूरे प्रदेश में जगह जगह किसान यात्रा निकाली जाएगी और किसान यात्रा के माध्यम से जो किसानों की मांग है, लगातार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरे देश के किसानों ने एक ही मांग रखी है कि ये जो काला कानून दिल्ली की सरकार ने पास किए हैं लोकसभा और राज्यसभा से, जो ये 3 कानून है, इनको वापस लिया जाए। इसको लेकर के पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्हीं के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने भी किसान। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। योगी ने सोमवार को प्रेस वार्ता में कहा है कि कांग्रेस आज जिस कानून का विरोध कर रहा है उसी कानून को यूपीए सरकार भी लाई थी। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। इस पीसी में योगी ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक दलों द्वारा वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने साल 2010 और 11 में विभिन्न राज्यों को पत्र भेजे थे। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने राज्यों को पत्र भेजे थे। उन्होंने उस समय कहा था कि एपीएमसी एक्ट के व्यापक संशोधन की आवश्यकता है और मॉडल एक्ट भारत सरकार तैयार कर रही है। और बिन पहले लोटे की तरह ही लुढ़कते हुए दिखाई दे, तो फिर वह राजनीति कभी भी जन विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकती। और उस जन विश्वास पर कुठाराघात कर रहे हैं ये सभी राजनीतिक दल, जिन्होंने कृषि संबंधी सुधार के महत्वपूर्ण कदमों का सत्ता में रहते हुए समर्थन किया था। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में समर्थन किया था।
कुछ दलों ने इसके ऑर्डिनेंस का समर्थन भी किया था, अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो को इसका हिस्सा बनाया था। और आज जब इस प्रकार के व्यापक सुधारात्मक कदम को केंद्र सरकार किसानों के व्यापक हित में उठाती है, तो वही लोग आज इसका विरोध भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कृषि क्षेत्र से जुड़े नए कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की खातिर मंगलवार को भारत बंद रखा गया है। देश भर के विभिन्न किसान संगठनों ने राष्ट्रव्यापी बंद बुलाया है। कांग्रेस, लेफ्ट समेत अधिकतर विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। ये दल मंगलवार को देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा ट्रेड, इंडस्ट्रीज और बैंकिंग से जुड़े कई यूनियनों ने भी किसान आंदोलन और भारत बंद को सपोर्ट किया है। यानी राजनीतिक और संगठन के स्तर पर भारत बंद को सफल बनाने की पूरी तैयारी है। अलग अलग राज्यों में भारत बंद का अलग अलग असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर बड़े प्रदर्शन की योजना है। आंदोलन का केंद्र मुख्य रूप से दिल्ली एनसीआर ही रहेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत ने बताया कि भारत बंद के दौरान किन किन सेवाओं की अनुमति रहेगी। उन्होंने कहा कि हम सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक बंद रखेंगे, लेकिन इस दौरान किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। देखो, जिस हिसाब से पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, तो उम्मीद है कि पब्लिक पूर्ण रूप से इसको जो 4 घंटे का बंद है उसमें सफल होंगे हम। और जो आम जनता है जिसको ड्यूटी करनी है, वो अपना 10 बजे से पहले अपने ऑफिस जा सकता है, तो नेशनल लॉस भी नहीं है, वो जाए अपना ड्यूटी करे। काफी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस बंद में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। हाँ, कर रही भी किया होगा सर, तो उनके लिए क्या अलग से आपने कोई गाइडलाइन निकाला है कि क्या? नहीं, अपना करो, उनका भी सहयोग है, जो भी जहाँ कर सकता है करो। हमने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया, अपना गांव अपनी सड़क, अपने गांव से निकल कर सड़क के ऊपर बैठो, वही पूर्ण रूप से उसके लिए NH है, वहाँ पे बैठे। जो दुकानदार हैं वे सपोर्ट कर रहे हैं, अपना बंद रख कर लंच के बाद में अपना खोला 3 बजे के बाद में। और वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की है। आपको बता दें, BQ नेता सचिन चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार को हर हाल में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना होगा और जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भारत बंद के दौरान सुबह से लेकर के दिन के 3 बजे तक बाजार, दुकान, संस्थान को बंद रखने की अपील की गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में 6 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी। DM ने यूं तो कोविड-19 को वजह बताया, लेकिन फिलहाल इसे किसान आंदोलन से जोड़ करके देखा जा रहा है। जो भारत बंद है उसमें व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स शामिल नहीं हैं। कल 8 दिसंबर को दिल्ली सहित पूरे देश भर के अंदर कारोबार उसी प्रकार से चलता रहेगा और ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी उसी प्रकार से चलता रहेगा जैसा कि वो रोज़मर्रा चलता है। निश्चित रूप से किसानों की जो समस्या है हम उसका समर्थन भी करते हैं और उनके साथ सहानुभूति भी रखते हैं। और हमारा ये मानना है कि किसान घाटे की खेती कर रहा है देश में, इसलिए उसकी खेती को प्रॉफिटेबल खेती बनाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए सभी आवश्यक कदम सरकार को उठाने चाहिए। लेकिन जब सरकार और किसानों के बीच में बातचीत का दौर चल रहा है, लगातार बातचीत हो रही है, ऐसे में किसी भी प्रकार के बंद का कोई औचित्य हम नहीं समझते हैं। हमारा यह भी मानना है कि किसानों का आंदोलन जो बहुत पवित्र है, हो सकता है कि कुछ असामाजिक तत्व या निहित स्वार्थी लोग उस आंदोलन में घुस करके उसको बदनाम करने की चेष्टा करें, तो हमारा किसान नेताओं से। और वहीं किसान नेता बलदेव सिंह यादव ने सभी से ये सुनिश्चित करने की अपील की है कि भारत बंद शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने कहा है कि हम किसी को भी हिंसक होने की इजाजत नहीं देंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम सभी से बंद का हिस्सा बनने का आह्वान करते हैं। वहीं स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि हम अपने रुख पर सदैव अडिग हैं। हमने हमेशा मांग की है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। हमने अपना रुख नहीं बदला है, हम उस पर दृढ़ हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के कई संगठन भी भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में सभी मंडियां बंद रहेंगी, लेकिन शादियों को बंद से छूट दी गई है। कई राजनीतिक दलों ने हमारा समर्थन किया है और हम सभी
से बंद में हिस्सा लेने की अपील करते हैं। वहीं किसानों के संघर्ष में जिस तरह से अलग अलग जत्थेबंदियां जुड़ती जा रही हैं, वहीं कल भारत बंद के दौरान जिले के पेट्रोल पंप मालिकों ने एक बैठक कर ऐलान किया है कि कल 8 बजे से शाम 4 बजे तक पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली की तरफ जाने वाले किसानों की ट्रॉलियों के एसोसिएशन के द्वारा तेल भी मुफ्त में मुहैया करवाया जाएगा और साथ में उन्हें और भी जरूरत का सामान दिया जाएगा। ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇਲ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਲੰਮੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ जिस तरह की भी साडे तो कोई हमायत चाह। और वहीं देश का अन्नदाता किसान, जिसने भारत देश को कृषि प्रधान देश बनाया था और आज केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों की वजह से सड़कों पर है, इन कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगातार प्रदर्शन करते देखे जा रहे हैं। अब किसानों के इस संघर्ष को अब जन समर्थन मिलने लग गया है, जिसके चलते पंजाब ट्रक यूनियन द्वारा किसानों के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अपना समर्थन दिया जा रहा है। और इसी के चलते आज पंजाब ट्रक ऑपरेटर यूनियन द्वारा पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय मार्ग को बंद कर प्रदर्शन किया गया। 3 घंटे तक चलने वाले इस प्रदर्शन की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप रहा है। हाँ जी, क्या नाम जी आपका? जी, मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। दीनानगर से होकर लोड करके आ रहे थे, अभी घर की ओर जाना था। तो अभी यहाँ से जो दिल्ली में जो स्ट्राइक लगा के रखी है वो तो ठीक ही है, हम साथ में। तो अभी यहाँ पे पठानकोट हम आ रहे थे, यहाँ पे पूरा का पूरा चक्का जाम हो गया। तो हम भी बैठे हैं, जब तक ना कोई सरकार फैसला लेगी हम साथ में सारे सरदार लोगों के साथ में हम भाई आपस में है। बस एक हैप्पी संधू पंजाब प्रधान ट्रक ऑपरेटर यूनियन पंजाब दुआबे ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਆ ਔਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ गवर्नमेंट को दिखाना दसना चाहते हैं। और कर्नाटक राज्य रैत संघ ने भारत बंद को अपना समर्थन देने की घोषणा की। राज्य के किसानों ने दिसंबर को, आपको बता दें 9 दिसंबर को विधानसभा सत्र शुरू होने पर विधानसभा का घेराव करने का संघ की तरफ से कहा गया है कि हम पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों, तालुक मुख्यालयों और गाँवों में अहिंसक तरह से आंदोलन करते हुए बंद रखेंगे। और वहीं दक्षिण के अधिकतर राज्यों की सरकारें किसानों के समर्थन में। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इसमें सक्रियता से शामिल होकर के बंद को सफल कराएंगे। तमिलनाडु में द्रमुक नीति विपक्षी खेमे ने 8 दिसंबर को किसानों की ओर से आहूत भारत बंद के प्रति समर्थन जताया और कहा कि कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है। स्टालिन द्रमुक के सहयोगी दलों कांग्रेस के तमिलनाडु इकाई के प्रमुख KS अलागिरी, MDMK के संस्थापक वाइको और वाम नेताओं ने साझा बयान जारी किया है। अभिनेता कमल हासन के काल निधि मयम ने भी किसानों के प्रदर्शनों को समर्थन दिया है। केरल में भी बंद को राज्य सरकार का समर्थन है। सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता निर्भय सिंह धुडिके ने कहा है कि हमारा विरोध केवल पंजाब तक सीमित नहीं है। कनाडा से जस्टिन
ट्रूडो जैसे दुनिया भर के नेता भी हमें समर्थन दे रहे हैं। हमारा शांतिपूर्ण विरोध है। वहीं किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि कल पूरे दिन बंद रहेगा, दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम होगा। ये एक शांतिपूर्ण बंद होगा। हम अपने मंच पर किसी भी राजनीतिक नेता को अनुमति नहीं देते हैं। मैं ये बंद के बारे में बोल दूं। ये बंद सुबह से लेकर शाम तक है। इसमें चक्का जाम जो है दोपहर 3 बजे तक रहेगा। लोग अपनी अपनी सहूलियत के जरिए 11 से 3, 10 से 3 या 3 बजे चक्का जाम खत्म हो जाएगा। बंद पूरे दिन के लिए है। दूध सब्जी वगैरह का भी हमने कॉल दिया है कि नहीं आएगा। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस सर्विस, शादियों वाले या इस तरह का जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो जारी रहेंगी। भारत बंद जो है ये पूरी तरह शांतिपूर्वक है। हमारा कॉल है। कोई जोर जबरदस्ती या कोई चीज करने की हमारे साथियों ने अपील की है कि नहीं होगी। तो राजनीतिक दलों को हमारा आह्वान है कि उन्होंने जो हमारा सपोर्ट किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं पंच इंडिया के। लेकिन उनको हमारा अपील ये है कि वो अपना झंडा बैनर किसान संगठनों की जो सपोर्ट करने के लिए आए हैं उसको घर में छोड़ के किसानों की भारत बंद के समर्थन में सभी मंडियां बंद रहेंगी। दिल्ली के व्यापारियों ने ऐलान किया है कि भारत बंद के समर्थन में आजादपुर मंडी समेत दिल्ली के सभी मंडियों में मंगलवार को कामकाज नहीं होगा। व्यापारियों ने मंडी में व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने आजादपुर मंडी के सभी गेटों पर भारत बंद के समर्थन में बैनर लगाए हैं। कृषि कानून बिल को लेकर के किसान पिछले कई महीनों से बड़े पैमाने पर संघर्ष कर रहे हैं। किसान संगठनों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता, एनआरआई और पंजाबी गायक भी उनका समर्थन कर रहे हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित राजनीतिक नेता, फौजी खिलाड़ी भी इस सम्मान को कृषि कानून बिलों के विरोध में वापस कर रहे हैं। वहीं इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी अब कृषि कानून बिलों के विरोध में अपना दिल्ली की तरफ रुख कर लिया। जिला बरनाला के अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह इंटरनेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी रहे हैं और कई बार सिल्वर और गोल्ड मेडल भी जीते हैं। आज सतनाम सिंह ने अपने साथियों के साथ दिल्ली की तरफ किसान संघर्ष में धरना देने का ऐलान किया है। सतनाम सिंह ने कहा है कि वो खिलाड़ी होने के साथ साथ एक किसान के बेटे भी हैं। जमीन किसान की मां है, उसे किसानों को वापस किया जाए और ये कृषि कानून बिलों को रद्द करके किसान को उनका हक वापस दिया जाए। और वहीं मंगलवार को होने वाले भारत बंद को लेकर के राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी काफी एक्टिव हो गए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मंगलवार के भारत बंद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विस्तार से चर्चा की। मैंने सभी वर्गों से किसानों के समर्थन में 8 दिसंबर को होने जा रहे भारत बंद के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पंजाब और हरियाणा के किसान जो अभी तक आंदोलन कर रहे हैं उनको पूरे देश भर में अच्छा संदेश गया है, क्योंकि वो पिछले 12 दिन से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि लखनऊ में के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर हुई कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं में रोष देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में मथुरा में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक महेश आर्य ने सरकार पर जोरदार हमला किया। आर्य ने कहा कि अखिलेश यादव एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता हैं और उन पर जिस तरह से कार्रवाई की गई है पूरी पार्टी उसका विरोध करती है। इतना ही नहीं, आर्य ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ता किसी के पास भी हो, सदा के लिए नहीं होती है। 2022 में फिर से चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश की जनता बीजेपी से बदला लेगी और सपा फिर से सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि आर्य ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि आज सरकार लोकतंत्र की हत्या करने में जुटी हुई है। वहीं किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा पूरे प्रदेश में किसान यात्रा निकालने की तैयारी में थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सपा जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद दुर्गपाल सिंह यादव के आवास पर पुलिस जाब्ता तैनात की गई।
सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार की सारी नीतियां उद्योगपतियों के पक्ष में। समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की पार्टी रही है और हम किसानों के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते आए हैं और आगे भी हमेशा किसानों के हित में लड़ते रहेंगे। हमारा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने दमनकारी नीतियों, किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों आज के खिलाफ जाति करने का आप सब लोग देख रहे हैं। उसके खिलाफ आज हम लोगों को 8:30 बजे हमारे आवास पे हम लोगों को नजरबंद कर दिया गया पुलिस प्रशासन के माध्यम से, और हमको इस पद यात्रा में या इस किसान सहयोग सम्मेलन में भाग लेने के लिए पूर्ण रूप से प्रशासन ने हमें रोका है। भारतीय जनता पार्टी की जो पुनीत और रीत है, ये हमारा संविधान का अधिकार है कि हम लोग अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को भी। मिर्जापुर में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा किसान के समर्थन में, आपको बता दें, किसानों के समर्थन में किसान पदयात्रा निकालने के ऐलान पर मिर्जापुर में सपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सपा नेताओं को कार्यालय के पास रमई पट्टी इलाके से पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं को, आपको बता दें, पुलिस लाइन में रखा गया। वहीं सपा नेता पंकज उपाध्याय को भी उनके घर पटीहटा में अरोरा थाना प्रभारी राजेश चौबे और इमिलिया चट्टी चौकी प्रभारी संजय सिंह ने घर ही नजरबंद कर दिया है। वहीं पंकज उपाध्याय का कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिस तरह से किसानों के समर्थन में जाने से रोका जा रहा है, हम समाजवादी पार्टी के लोग किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में, और पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जिस तरह से किसान परेशान हैं और आज किसानों के साथ तो अत्याचार हो रहा है, और हमें लग रहा है कि हम, आप और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। हमारे आपका परिवार जो है किसानों से जुड़ा हुआ है। किसान आज परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं, नौजवान हो रहा है। हम लोग यहाँ आज इसलिए बैठे हैं कि जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार इस गवर्नमेंट ने किया, जो काला कानून ये लेके आए, आज एमएसपी से कम रेट पे, आप समझ लीजिए कि जहां 1800 की बात हो रही है, 900 700 रुपए क्विंटल में बेचना पड़ रहा है किसानों को अपना धान, अपनी फसलें। तब आप समझ लीजिए कि किसान आज परेशान है। उन्हीं की समस्याओं को लेकर आज हम लोग किसान यात्रा थी। उस किसान यात्रा में हम सारे लोग पार्टी कार्यालय से निकल रहे थे। पुलिस ने ये पूरी तरह लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। यहाँ के प्रशासन ने, पूरे प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं दमनकारी नीति अपनाते हुए, हिटलरशाही नीति अपनाते हुए कहीं ना कहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र की हत्या करने का काम। कितने लोगों की नजरबंद रखा गया? लगभग हमें लग रहा है कि हमारे, क्योंकि 8 जिले मेरे कंस्टिट्यूंसी में आते हैं, लगातार 8 जिलों से फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ मिर्जापुर में भी हमें लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या में लोग नजरबंद हैं, और कई सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ इकट्ठा भी हुए थे। आपको लोग पुलिस लाइन ले आया गया? कहाँ लेके आया गया? कहाँ से आपको लेके आया? आज हम लोग जब पार्टी कार्यालय से निकले तो किसान यात्रा में हम लोगों ने कहा पदयात्रा करते हुए जाने का हम लोगों ने काम किया। सैकड़ों की संख्या में हम लोग अपने पार्टी कार्यालय से निकले, और निकलते ही सड़क पर निकलते ही हम लोग को गिरफ्तार करने का काम प्रशासन के लोगों ने किया। हम लोगों ने वहीं हम लोग सड़क पर उतर के धरने में बैठने का काम किया। किसानों के समर्थन में आए सपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस पर सपा नेता मधुकर जेटली ने क्या कुछ कहा है सरकार को लेकर के, आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की तानाशाही ठीक नहीं है, सरकार को कृषि कानून रद्द करने चाहिए। देखिए, ये तानाशाही सरकार की जो है ठीक नहीं है। किसान पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का किसान इस समय आंदोलित है। ये एक साधारण सा प्रश्न पैदा होता है कि अगर प्रदेश की सरकार के द्वारा ये जो तानाशाही करी जा रही है, किसानों के पक्ष में कोई भी बात कहने से रोका जा रहा है, तो इसमें अगर किसान ने कोई अध्यादेश जो भारत सरकार ने पहले ला करके बिना चर्चा कराए संसद में पास कराया, उसमें अगर किसान चाहता है, उसमें उसको नहीं चाहता है, उसको नहीं फायदा। वहीं शिमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में जो पार्टियां शामिल थीं या फिर जिन्होंने समर्थन दिया था, उस दौरान इन सभी पार्टियों के लोगों ने इस किसान बिल को लेकर के अपना समर्थन दिया था, लेकिन आज ये सभी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर के इसका विरोध कर रही हैं। किसानों का हित करने में ये सभी पार्टियां बराबर की दोषी हैं।
उस समय यूपीए के घटक दल और बहुत सारी दूसरी पार्टियां जो इस बिल के समर्थन में थे, लेकिन जैसे भाजपा की सरकार बनी आज वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आज किसानों का आंदोलन न होकर इसका राजनीतिकरण कर दिया गया है। जिस प्रकार से आज चाहे आप पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे सीपीआईएम है, चाहे सीपीआई है या दूसरे अन्य पार्टियां इस बिल को लेकर जो बयानबाजी कर रही हैं या जिस प्रकार से वो इस किसान बिल के विरोध में खड़े हुए हैं। और वहीं पंजाब राज्य जिला डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनियन ने पंजाब की किसान जत्थेबंदियों द्वारा शुरू किए संघर्ष में समर्थन करने का फैसला किया है, जिसके लिए समूह कर्मचारी सामूहिक छुट्टी लेकर के कल के भारत बंद में शामिल होंगे। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की जिला लीडरशिप द्वारा केंद्र सरकार के नाम पंजाब सरकार के माध्यम से इन कानूनों को वापस लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र दिया गया, जिसमें कहा गया है कि हम किसान जत्थेबंदियों के आंदोलन में कल के भारत बंद में सभी कर्मचारी शामिल होंगे। ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। और जो कल नूं असीं पूरे मुलाजम डीसी दफ्तर कर्मचारी यूनीयन के SDM दफ्तरां दे तहसील दफ्तरां सब तहसीलों के पूरे दे पूरे कर्मचारी असीं सारे। और वहीं पंजाब के पटियाला में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी किसानों का समर्थन किया है। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया गया है। समुदाय के लोगों का कहना है कि समाज में गलत भावनाएं फैलाकर दरार डाली जा रही, लेकिन हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और किसानों के समर्थन में, उनके आंदोलन में उनके साथ हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बुलाए गए भारत बंद का समर्थन भी करते हैं। पूरा मुस्लिम समुदाय किसानों के साथ है। और वहीं 8 दिसंबर की किसानों के भारत बंद के ऐलान के चलते हरियाणा सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई। भारत बंद के दौरान किस प्रकार आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुचारू रखा जाए, इसको लेकर के आज मुख्य सचिव के द्वारा प्रदेश में जिला स्तर पर अधिकारियों की मीटिंग ली गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने ये मीटिंग ली। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में इस मीटिंग का आयोजन हुआ और फतेहाबाद के ADC, SP और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। 8 दिसंबर के भारत बंद को लेकर के किस प्रकार पुलिस फोर्स की तैनाती की जाए, इसको लेकर के भी रणनीति बनाई गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए NV न्यूज़। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज।
लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक। और पंजाब सरकार के मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजा बटाला के नजदीकी गांव ढपई में एक समागम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस मौके पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर और सांसद सनी देओल के ट्वीट समेत दूसरे कई मसलों को लेकर के केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह संधू ने गुरदासपुर में बीजेपी के सांसद सनी देओल के ट्वीट पर कहा कि मजा तो तब है अगर सनी देओल लोगों के बीच आकर के बात करें। किसान कानूनों और एमएसपी क्या है और किसानों को इसकी कितनी समझ है, इसको लेकर के एनबी न्यूज संवाददाता ने महाराजगंज जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों से बातचीत करी। इसको समझाना चाहा। किसानों से बातचीत के दौरान पता चला इन सभी किसानों को ना तो किसान कानूनों के बारे में जानकारी और ना ही एमएसपी के बारे में कुछ पता है। हैरानी की बात तो यह है कि इन किसानों को दिल्ली में हो रहे पिछले 8 दिनों के प्रदर्शन की भी कोई खबर नहीं है। इन सभी तथ्यों और किसानों की बातों से साफ है कि सरकार के द्वारा किसान कानूनों को लेकर कोई भी जागरूकता कार्यक्रम नहीं चला है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून के खिलाफ देश के अधिकतर हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और दिल्ली में तो लाखों किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी के चलते उत्तराखंड के गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किसानों को साथ लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार भूपेंद्र सिंह को सौंपा। केंद्र सरकार के द्वारा सितंबर माह में जो 3 कृषि कानून बनाए गए, वो तीनों कानून किसानों के हित के विरुद्ध में हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इन तीनों कानून को यथावत वापस ले लिया जाए। इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार कहती है कि हम 5 संशोधन करेंगे, कभी कहते हैं हम 23 संशोधन करेंगे। किसान जब कह रहे हैं, हमारे सम्मानित किसान बंधु कह रहे हैं, देश के करोड़ों नागरिक कह रहे हैं कि इन कानून का हमें कोई लाभ नहीं है, तो आप हमको जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं। और इन्हीं किसानों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे प्रदेश में किसानों के समर्थन में उतर आया है। और कल 8 दिसंबर को जो भारत बंद होगा। और पश्चिम बंगाल किसानों के समर्थन में कई राजनीतिक दल आए हैं। टीएमसी नेता सौगत राय ने कहा है कि टीएमसी भी किसानों की मांग का समर्थन करती है। अभी तक सरकार तो इसको माना नहीं है। सरकार कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहा है, तो अगर सरकार विथड्रॉ नहीं करेंगे ये आंदोलन बंद करना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि सिर्फ कुछ क्षेत्र के ही जो किसान हैं और उसको अपोजिशन पार्टी जो है उनको गुमराह करके रोड पे लाके ये प्रोटेस्ट करवा रही है। कहीं ना कहीं पूरे देश के किसान इस बिल के समर्थन में हैं। देखिए, जो 2 राज्यों में ये आंदोलन हो रहा है, पंजाब और हरियाणा, वही सारा देश को खाद्य पहुंचाता है। चावल और गेहूं पंजाब हरियाणा से ही सारा देश में जाता है और रेशन का व्यवस्था संभालता है। वहीं किसान आंदोलन पर वांछित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने प्रतिक्रिया दी। प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि किसानों का आंदोलन सही है, उनकी मांगे भी उचित हैं। बहुजन अघाड़ी का पूरा समर्थन है किसानों के आंदोलन के लिए। दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चला है वो सही आंदोलन है, उनकी मांग भी सही है। ये 3 कायदे जो भारतीय जनता पक्ष ने मंजूर किए हैं, उससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ख़त्म होता है। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो ले आया है, उस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के माध्यम से बैंक
किसानों को ऋण देगी, कर्जा देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो कहेंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे आ चुके हो, आपके ज़मीन के मालिक नहीं है, इसलिए जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी के पास आप लोन मांगिए, अनाज मांगिए, खाद मांगिए, एंटी कीटनाशक जो है वो मांग लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल जो है किसानों के खिलाफ है, और अमेज़ॉन जैसी कंपनियां हैं, रिलायंस स्मार्ट जैसी कंपनियां हैं। वहीं 3 खेती कानून को लेकर के किसानों द्वारा किए जा रहे संघर्ष के दौरान 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया गया। भारत बंद को सफल बनाने के लिए अब स्थानीय युवाओं ने अपने जतन शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में आज पंजाब के बठिंडा में भिन्न संघर्षशील युवाओं द्वारा स्थानीय टीचर होम से शहर में मार्च किया गया और इस दौरान लोगों से अपील की गई कि 8 दिसंबर को अपने कारोबार बंद करके भारत बंद के ऐलान को समर्थन दें। ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ, ਜੋ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੱਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਮੁਹੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀਫਲੇਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ। वहीं हरियाणा की चरखी दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर फोगाट खाप, सांगवान खाप और सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन ने मिलकर के एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कल होने वाले भारत बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। सभी खापों और संगठनों ने मिलकर के रणनीति बनाई कि प्रत्येक गांव में ग्रामीण अपने सरपंच को लेकर के शांतिपूर्वक ढंग से बंद को सफल बनाएं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए कमेटी ने कुछ सदस्यों की अलग अलग ड्यूटी भी लगाई है। दादरी जिले की सरव जातीय सरव खाप के सभी पदाधिकारी थे। इसमें सांगवान खाप 40 से थे, हवेली खाप से थे, सतगामा खाप से थे, चिड़िया खाप से थे, चौरान खाप से थे और सामाजिक संगठनों में व्यापार मंडल था दादरी का, सब्जी मंडी एसोसिएशन की तरफ से थे और बार एसोसिएशन की तरफ से थे और ब्राह्मण सभा की तरफ से थे। मतलब तमाम जितने भी दादरी जिले के सामाजिक संगठन हैं वो सब जिनने ये लिया है कि जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को 8 तारीख का पूरा आह्वान कर रखा है। किसानों ने बंद के लिए इसी विषय में मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बुला के सबकी ये जिम्मेवारी लगा दी गई है, सरव खाप की भी, कि भाई हर गांव में अपनी अपनी सरपंच साहब के माध्यम से मुनादी करवाई जाए कि भाई कोई भी कल दादरी शहर के अंदर ना आए। कल दादरी शहर पूर्ण रूप से बंद होगा और इसमें कल सुबह 8 बजे लाज। वहीं नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी पर लंबा जाम लग गया। इस बीच लोग करीब 3 किलोमीटर लंबे जाम में फंस गए। किसान आंदोलन के चलते एक ही रास्ता दिल्ली जाने और आने के लिए था, वहां से वापस आने के लिए खुला हुआ है, इसलिए इस मार्ग पर भारी जाम लगा हुआ है। कई घंटों से वाहन चालक जाम में फंसे हुए नजर आए। जाम की सबसे बड़ी समस्या वो वाहन चालक बन रहे हैं जो यू टर्न के लिए बने लेन में खड़े होकर के दिल्ली जाने की तरफ अपने वाहनों को लेकर के जा रहे हैं। पूरे नोएडा का ट्रैफिक इसी डीएनडी पर डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में वाहनों का दबाव बना हुआ है। किसान आंदोलन की वजह से नोएडा से दिल्ली को सफर करने वाले लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार किसानों पर जबरदस्ती कानून लागू करने पर अड़ी हुई है। वहीं दूसरी ओर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को परेशान करने जा रही है। जिन सैनिकों ने 35 साल से कम सर्विस की है, उनकी पेंशन में 50% की कटौती की जा रही है, जिसको लेकर के पंजाब के मोगा के नेचर पार्क में साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सदस्यों ने एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साबका सैनिकों ने कहा कि पेंशन में 50% की कटौती की जा रही, जिसको वहां हरगिज लागू नहीं होने देंगे।
ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ 2-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ, ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਆਪ 2.68 ਗੁਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਇੰਨੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 257 ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ 20-30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਭ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਸੱਚੀ ਉੱਚੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की 11 पंचायत समितियों के मतदान संपन्न होने के बाद मंगलवार को मेजर नटवर सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल में होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला पुलिस अधीक्षक ने मतगणना स्थल पर जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया और खामियों को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। जिला निर्वाचन अधिकारी के शर्मा ने मतगणना स्थल पर कुछ खामियों को देखकर संबंधित अधिकारियों को उन्हें सुधारने के लिए निर्देशित किया। कल प्रातः 9 बजे से शुरू होगी। पहले पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी। लगभग 1 बजे के आसपास जिला परिषद सदस्यों की मतगणना प्रारंभ होगी और मतगणना की पूरी तैयारी कर ली गई है। काउंटिंग पार्टीज को कल प्रशिक्षण दे दिया गया है। आज पुलिस ब्रीफिंग थी, पुलिस के अधिकारियों को ब्रीफिंग दे दी गई है। बाकी अंतिम रूप व्यवस्थाओं को दे दिया गया है और मैं समझता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी है और मतगणना बहुत अच्छी तरह से। कुल कितने कर्मचारी लगाए गए हैं इसमें? देखिए, हर 165 टेबल्स हैं। 165 पे 2 व्यक्ति के हिसाब से हमने लगाए। वहीं नियंत्रण रेखा क्षेत्र से लगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की 2 लड़कियां जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुस आईं। दोनों लड़कियों को भारतीय सेना के जवानों ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। लड़कियों ने पूछताछ में बताया कि हम अनजाने में भारतीय क्षेत्र में आ गए, हमारी मंशा भारतीय क्षेत्र में आने की नहीं थी। इसके बाद भारतीय सैनिकों ने दोनों लड़कियों को संभावित नुकसान से बचाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिहाज से अपने कब्जे में ले लिया। भारतीय सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हमारे जवानों ने लड़कियों के भारतीय सीमा क्षेत्र में घुस आने के बावजूद पूर्ण संयम का परिचय दिया है, उनकी पहचान की और अब इन लड़कियों को प्रवर्तन नियमों के तहत वापस पाकिस्तान भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बता दें कि आए दिन पाक सेना द्वारा सीज फायर का उल्लंघन कर पुंछ सेक्टर में गोलाबारी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हम अपने घर से भटक के आ गए थे इधर और आगे हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे और आर्मी वालों ने हमें पकड़े। थोड़ी हमारी पूछताछ हुई है तो हमने सोचा था कि ये लोग हमें मारेंगे, मगर इन्होंने बहुत अच्छा सलूक किया हमारे साथ। हमें इधर लेके आए अपने पास और साथ हमें खाना भी खिलाया, अच्छा सलूक किया। और आज ये लोग हमने सोचा था ये हमें नहीं जाने देंगे और ये आज हमें वापस भेज रहे हैं इतना जल्दी। और यहाँ के लोग और वहीं दिल्ली के शकरपुर से गिरफ्तार इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े 5 आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को इन आतंकियों ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी और आईएसआई पंजाब में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को एक मुठभेड़ के बाद दिल्ली के शकरपुर से इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों में कुछ इस्लामिक संगठनों से जुड़े हैं तो कुछ आतंकी खालिस्तानी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे। स्पेशल सेल ने कहा कि गिरफ्तार आतंकियों में पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रहने वाले आयूब पठान, शबीर अहमद और रियाज को भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। वहीं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर 1,79,00,000 का सोना और नशे के सामान के साथ कस्टम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी दुबई से टर्मिनल 3 पहुंचे थे। सूचना के आधार पर कस्टम के अधिकारियों ने तकरीबन 10 लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया था, जिनमें से 6 लोगों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आईजीआई एयरपोर्ट कस्टम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक एक फ्लाइट आई, सूचना के आधार पर उससे दिल्ली पहुंचे 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। जब गहनता से उनके सामान की जांच की गई तो 6 लोगों के पास से विभिन्न देश विदेशी ब्रांड की करीब 8 लाख सिगरेट बरामद हुई और बरामद इन सिगरेट्स की कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए आकी गई है।
सभी 6 लोगों की तलाशी में 1.5 किलोग्राम सोना पेस्ट के रूप में बरामद हुआ। सोना लोगों ने अपने शरीर के भीतर भी छिपा रखा था। और आपको बता दें कि अगली खबर आ रही है सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी में आपको बता दें कि सिलीगुड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उत्तर कन्या अभियान उस समय रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब रैली उत्तर कन्या की ओर बढ़ी तो तनबत्ती मोड़ और फुलवाड़ी के निकट पुलिस और समर्थकों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। 100 से ज्यादा राउंड आंसू गैस के गोले दागे गए। पुलिस लाठीचार्ज में भारतीय जनता पार्टी के एक 50 वर्ष कार्यकर्ता की मौत हो गई है। 50 से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसे महाराजा अग्रसेन अस्पताल, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में इलाज कराया गया है। मृतक भाजपा कार्यकर्ता का नाम उगेंद्र राय बताया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि जब रैली उत्तर कन्या की ओर बढ़ रही थी तो पुलिस ने अंधाधुंध रबर बुलेट और फायरिंग शुरू की। लाठीचार्ज के दौरान योगेंद्र राय के सर पर चोट लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को लेकर सीधे ममता बनर्जी पर हमला किया है और कहा है कि पुलिस गणतंत्र आंदोलन को खत्म करने के लिए सारी हदों को पार कर गई। और वहीं सिलीगुड़ी में भाजयुमो की रैली पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाने के मामले पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सामने आई है। विधान चुनाव जो हमारा हुआ पंचायत चुनाव 18 में, उस समय भी सरकार कितनी हिंसा की थी, 13 लोगों की मौत हुई थी। चुनाव में भाग लेने नहीं दिया लोगों को, 34% सीट्स में किसी को नॉमिनेशन भरने नहीं दिया। पुलिस और गुंडा मिल करके लोकसभा चुनाव में पूरा देश शांति में चुनाव हुआ, लेकिन यहाँ 42 के 42 सीट में मारपीट हुआ था, मर्डर भी हुआ था। और आज वो धीरे धीरे सरकार जितना पीछे जा रही है, लोग उससे हट रहे हैं, तो उतना ज़्यादा हिंसक होकर आगे बढ़ रही है। शांतिप्रिय लोकतंत्र का आंदोलन को हो जिस प्रकार से दबाने का प्रयास हो रहा है लाठी डंडा गोली से, इसे पता चल रहा है कि ये सरकार हार चुकी है। सर, कोई मरने की खबर आ रही है? हमारे जलपाईगुड़ी जिला का गजलडोबा के एक कार्यकर्ता उलेन डाय नाम है, 50 साल उम्र उनकी, पुलिस की लाठी से घायल हुए थे, अभी उनकी मृत्यु हुआ है। सर, कैसे मौत हुई है? पुलिस की लाठी से चोट आई थी उनको सर पे, शरीर में। हॉस्पिटल में अभी लेके गए थे तो वहाँ से खबर आया कि उनकी मृत्यु हुई है। ये पुलिस की नादरशाही है, ममता सरकार की अराजकता है। पुलिस और गुंडों का नेक्सस दोनों मिलकर काम कर रहा है। पुलिस टीयर गैस चला रही थी, गुंडे देशी बम फेंक रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं की जो मौत हुई है उसकी हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं और उसका जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसके 3 डॉक्टरों की टीम उसका पोस्टमार्टम करे और साथ ही उसकी वीडियोग्राफी भी हो। हम ये जिला प्रशासन से मांग करते हैं, क्योंकि पूरी मेडिकल रिपोर्ट बदल दी जाती है पश्चिम बंगाल में, हत्या को आत्महत्या में बदल दिया जाता है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारे कार्यकर्ता की मौत हुई है इसकी बहुत ही बारीकी से जांच हो, बारीकी से। और वहीं उत्तर रेलवे प्रबंधक आशुतोष गंगल अयोध्या धाम पहुंचे। अयोध्या में उन्होंने राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। वहीं दर्शन करने के बाद अयोध्या में बन रहे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जिलाधिकारी अनुज झा और अयोध्या सांसद लल्लू सिंह और निर्माण कार्य करा रही राइट्स लिमिटेड कंपनी के साथ बैठक भी की। जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे आशुतोष गंगल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग बनेगी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट रखा गया है। राज्य सरकार प्रस्ताव भेज रही है। अयोध्या में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है जो बहुत भव्य स्टेशन होगा, और उसी निर्माण को देखने के लिए मेरा आज यहाँ पे आना हुआ है। मैं सभी जो संबंधित हमारे विभागाध्यक्ष हैं उनके साथ आया, साथ में यहाँ पे हमारे साथ डीएम साहब हैं, उनसे भी बातचीत हुई। जो हमारे काम करने के जो इश्यूज थे उनको हम लोगों ने बातचीत करी, आपस में राइट्स काम कर रहा है इस काम को, और उनसे भी हमने बातचीत करी जिससे इस काम में गति पकड़ी जा सके और हम इसे जल्दी से जल्दी इसे पूरा कर सकें। सर, ये कब तक पूरा होना है और पूरी ये कितनी लागत का स्टेशन बन रहा है, कैसा स्टेशन होगा ये स्टेशन का तो सर इसमें 104 करोड़ रुपए का है। इसमें स्टेशन का जो हमारा कंसेप्ट प्लान है वो तो वहाँ पे मौजूद है। इसमें हम लोगों ने ये यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। जैसे
वहीं आरजेडी नेता सुबोध राय ने नीरज कुमार पर निशाना साधा। सुबोध राय ने कहा है कि इनकी गलत बयानबाजी को अब जनता समझ चुकी है। साथ ही कहा है कि नीरज कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं। देखिए, सबसे पहले तो जेडीयू की जमीनी हकीकत से अवगत होना चाहिए। उनकी हार की पहले समीक्षा करनी चाहिए। ये क्या हुआ हमारे साथ जो हम हार गए, क्या ये लोग बोलेंगे। नीरज कुमार अपने स्वार्थ में बयान देते हैं, पार्टी का उनका बयान थोड़ी ही रहता है। आज इनके बयान देने के कारण ये लोग जो गलत बयानबाजी करते आ रहे हैं तो जनता समझ चुकी थी, और जनता ने 2020 में जो इनको सीटें दी वो भी आप लोग देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं नीरज कुमार मानसिक रूप से बीमार है, और उनको जो सुशील मोदी जी का रोल। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम पर रोक लगा दी। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हालांकि उससे पहले ही काम शुरू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, लेकिन नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक नहीं लगाई गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर किसी भी आदेश से पहले निर्माण संबंधी कोई काम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई तोड़फोड़ भी नहीं की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए संसद भवन के शिलान्यास कार्यक्रम को किया जा सकता है, शिलान्यास कार्यक्रम पर रोक नहीं है। वहीं इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि फैसला आने से पहले काम शुरू नहीं किया जाए। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर कोहरे के कारण एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर फॉग के चलते आधा दर्जन गाड़ियां टकरा गईं, जिसके चलते एक की मौत हो गई और दर्जन भर लोग घायल हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एक अन्य हादसे में स्कूल बस की चपेट में आकर के ऑटो सवार की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में आज कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे कोहरे के कारण कई हादसे देखने को मिले। इन हादसों में दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। वहीं इन हादसों में एक व्यक्ति की भी मौत हो गई है। पहला हादसा घने कोहरे के कारण दनकौर कोतवाली क्षेत्र की यमुना एक्सप्रेस पर हुआ। घने कोहरे के कारण रोडवेज बस के पीछे चल रही लगभग आधा दर्जन गाड़ियां एक के बाद एक टकराती चली गई। इस हादसे में बस के पीछे कार पूरी तरह से घुस गई और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एक के बाद एक हाईवे पर कोहरे के कारण लगभग आधा दर्जन गाड़ियां टकरा गई। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर गलत दिशा में चल रही स्कूल बस ने ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं बीते रोज मुंबई सहित पूरे देश में जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया, तो वहीं इस मौके पर बीजेपी नगर सेविका पर बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, जिसके बाद बाबा साहब के अनुयायियों ने मामले को संज्ञान में लिया और समता नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि मुंबई कांदिवली पूर्व वार्ड नवंबर 27 की बीजेपी नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल के खिलाफ धार्मिक भावना को आहत करने को लेकर मामला दर्ज किया है। ये मामला बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने और आपत्तिजनक पोस्ट को वायरल करने को लेकर किया गया है। मामला तब सामने आया जब बीजेपी नगर सेविका सुरेखा पाटिल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर महिलाओं के बाल में लगने वाला हेयर बैंड लगाया था, जिसको देखकर बाबा के अनुयायी नाराज हो गए। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में विकास कार्य लगातार जारी। इसी कड़ी में आज विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 7, 8, 9 में सीवरेज जाम की समस्या को हल किया। नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि सेक्टर 7, 8 और 9 में सीवरेज जाम की बहुत बड़ी समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए 3.5 करोड़ की लागत से YMC से लेकर बाईपास तक 2200 मीटर लंबी सीवरेज लाइन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। इससे सीवरेज जाम से निवासियों को मुक्ति मिलेगी और उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर कॉन्ट्रैक्टर इस कार्य को पूरा कर देंगे। साथ ही साथ टूटी सड़कों को भी रिपेयर कर दिया जाएगा।
और वहीं जिला संगरूर के लहर में ओहल पराली गैस प्लांट बनाया गया जो आने वाली मई में शुरू हो जाएगा। वहीं इस प्लांट के बारे में मीडिया के साथ जानकारी साझा करते हुए कंपनी के मुखिया ने बताया कि इस बायोगैस प्लांट से सीएनजी को तैयार किया गया और इसके लिए 20 एकड़ के करीब प्लांट को बनाया गया है और इसकी लागत लगभग 160 करोड़ रुपए आई है और ये अगले साल मई से शुरू होने वाला है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसमें बायोगैस प्लांट में सीएनजी को तैयार करने के लिए पराली की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए किसानों से बात करेंगे और फिर पराली का इंतज़ाम किया जाएगा। इतना ही नहीं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि किसानों को अपने खेतों के पराली हटाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन कंपनी किसानों के खेतों से खुद ही पराली साफ कर देगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ और ये सफ़र यहाँ तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज़।